हाय आई एम रोशन साइन। तो आज हम बात करेंगे अपने समय के सबसे ज़रूरी और दिल दहला देने वाली कहानियों में से एक सीरियाई सिविल वॉर के बारे में। यानी एक ऐसा देश जो कभी अपने समृद्ध इतिहास और जीवन संस्कृति के लिए जाना जाता था, एक क्रूर गृह युद्ध से तबाह हो गया जिसने अनगिनत लोगों की जानें ली और बचे लाखों लोगों के जीवन को एक भयानक दिशा में मोड़ दिया। और ऐसे ही इतिहास में बीती घटनाओं से कुछ सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सीरिया में जब सिविल वॉर हुआ था तब वहाँ बाथ पार्टी का शासन था। इस पार्टी के इतिहास पे एक नजर डालोगे तो मालूम चलता है 1963 में एक सैन्य तख्तापलट के माध्यम से ये पार्टी सीरिया में सत्ता हासिल की थी। शुरू में इस पार्टी की विचारधारा अरब एकता, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध पर जोर देती थी, लेकिन जल्द ही अपने विचारधारा को खोकर एक सत्तावादी शासन की ओर अपना रुख कर लिया। इस पार्टी में एक फेमस लीडर हुआ करता था, हाफिज अल असद, जो 1970 में सीरिया का तत्कालिक रक्षा मंत्री भी था। उसने सुधारात्मक आंदोलन के रूप में मात्र 7 साल के अंदर ही यानी कि 1970 में एक और तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने सलाह जदीद को हटाकर पार्टी और सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और यहाँ से हाफिज अल असद के लंबे शासन की शुरुआत होती है, जिसका शासन क्रूरतापूर्ण था, जो जाना जाता है अपने 1982 के हामा नरसंहार के लिए, जहाँ 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बट सीरिया में हुए सिविल वॉर का मुख्य अपराधी उनका बेटा था। हाफिज अल असद की मृत्यु के बाद यानी 10 जून 2000 को हुई उनकी मृत्यु के कुछ घंटे बाद ही राष्ट्रीय विधानमंडल ने राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु को 40 से घटा करके 34 वर्ष करने का संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके पीछे वजह ये था कि हाफिज अल असद का बेटा बसर अल असद उस टाइम पे 34 वर्ष का ही था और उसे राष्ट्रपति बनाया जाना था। हालांकि कई सीरियाई लोगों ने पिता से बेटे को सत्ता हस्तांतरित करने पर आपत्ति जताई, बट वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया, जो मूलतः अपने पिता के विचारधाराओं पर ही चला। हालांकि इसने अपने पहले 7 साल के कार्यकाल में कुछ बदलाव किए थे, जो कि हो सकता है ये खुद की छवि को जनता के सामने अलग दिखाने की कोशिश के लिए किया हो। बट दूसरे कार्यकाल के दौरान यानी 2011 में शुरू हुई सीरियाई सिविल वॉर एक जटिल संघर्ष साबित हुआ, जिसके कई कारण थे। जैसे राज्य के एकाधिकार को तोड़कर निजीकरण कर दिया गया, लेकिन लाभ उन लोगों के बीच केंद्रित था जो शासन से अच्छी तरीके से जुड़े थे, जबकि सब्सिडी और मूल्य सीमा समाप्त होने से ग्रामीण किसानों और शहरी मजदूरों को नुकसान हुआ। 2006 से 2010 तक के रिकॉर्ड सेटिंग सूखे ने सामाजिक आर्थिक समस्याओं को बढ़ा दिया। साथ ही कुप्रबंध कृषि के कारण भूमि बंजर हो गई और किसान बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन करने लगे, जिससे बेरोजगारी दर बढ़ गई। लेकिन लोग अभी भी सड़कों पर नहीं उतरे थे। लेकिन जब अरब स्प्रिंग की शुरुआत दिसंबर 2010 में भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्यूनिसियाई फल विक्रेता के आत्मदाह से शुरू हुई, तो उस कृत्य ने ट्यूनिसियाई और फिर पूरे मध्य यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में विरोध प्रदर्शन को बढ़ा दिया, जिसने ट्यूनिसियाई, मिस्र और यमन में लंबे समय से सत्ता में रह रहे नेताओं को पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस अकल्पनीय घटनाओं से प्रेरित होकर के सीरिया के दक्षिण पश्चिम शहर में डेरा में 15 लड़कों ने एक स्कूल की दीवार पर स्प्रे पेंट किया, जिसमें लिखा था, लोग शासन का पतन चाहते हैं। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से उन लड़कों के लिए रैली करने वाले प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई और विरोध फैल गया। कई प्रदर्शनकारी शासन परिवर्तन से ज्यादा मामूली चीजों की मांग कर रहे थे, जैसे राजनीतिक कैदियों की रिहाई, आधी सदी पुरानी आपातकाल की स्थिति का अंत, ज्यादा आजादी और भ्रष्टाचार का अंत। असद ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत जवाब दिया। उसने सेना को बलपूर्वक विरोध को दबाने का निर्देश देते हुए सिर्फ कुछ सुधारों की पेशकश की, बट ये सब रुका नहीं, क्योंकि जब ये सब हो रहा था तो इसे और भयानक बनाने में कई कारकों ने अपना योगदान दिया। मैं कहानी को बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, जिसमें से पहला है राजनीतिक दमन। राष्ट्रपति बसर अल असद के तहत सीरियाई सरकार अपने सत्तावादी शासन, राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी और मानव अधिकारों के हनन के लिए जानी जाती थी। इससे आबादी में व्यापक असंतोष पैदा हुआ था। दूसरा था आर्थिक मुद्दे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, उच्च बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानताओं ने सीरियाई लोगों को, खासकर युवाओं में निराशा पैदा की थी। तीसरा है सांप्रदायिक तनाव। सीरिया एक विविधतापूर्ण वाला देश है, जिसमें विभिन्न धार्मिक और जातीय समूह रहते हैं। लंबे समय से चले आ रहे सांप्रदायिक तनाव, खासकर सुन्नी बहुसंख्यकों और अलावी अल्पसंख्यक, जिससे असद भी संबंधित है, उनके बीच मौजूद संघर्ष ने भी बहुत बड़ा योगदान दिखाया इस युद्ध में। चौथा है सरकार की प्रतिक्रिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी जो बस शुरू में छोटी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर असद शासन के द्वारा हिंसक कार्रवाई ने स्थिति को और बिगाड़ दिया, जिससे सशस्त्र विद्रोह हुआ। फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, विदेशी हस्तक्षेप। इस सिविल वॉर में संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की असद के खिलाफ ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहे थे, तो वहीं रूस और ईरान असद को। इन सब के अलावा सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट सरकार के खिलाफ खड़े रिबल्स को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे फ्री सीरियन आर्मी, इस्लामिक ग्रुप्स, इस्लामिक फ्रंट, अल नुसरा फ्रंट और भी अन्य ग्रुप्स थे। इस सब के अलावा एक और इंडिपेंडेंट ग्रुप का भी उदय इसी गृह युद्ध के दौरान हुआ था, जिसका नाम ISIS है। इसे ISI ग्रुप ने इसलिए बनाया था कि सीरिया में वो अपना प्रभाव बढ़ा सके। ISI ने सीरिया में एक
नई शाखा जवात अल नुसरा के नाम से बनाई थी, जो अलकायदा से जुड़ी थी और असद शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। और ऐसा माना जाता है कि इसको किसी देश ने सपोर्ट नहीं किया था। ISIS के लिए मुख्य समर्थन उसके कब्जे वाले क्षेत्र से आया था, जिसमें तेल व्यापार, लूटपाट और अन्य अवैध गतिविधियां शामिल थी, जिससे युद्ध और जटिल हो गया और आज तक जारी है। हालांकि आज के टाइम पे इस युद्ध की तीव्रता काफी कम है, बट जारी है। और मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। इसमें जो ग्रीन और डार्क एरिया है ये रिबल फोर्सेस के कब्जे में थी, और ये जो येलो वाला एरिया है ये कुर्दिश फोर्सेस के अंदर थी, जो सीरिया की सबसे बड़ी जातीय अल्पसंख्यक ग्रुप था। और यह रेड वह एरिया है जो सरकार के कब्जे में थी। और ये जो छोटे छोटे स्काई ब्लू वाले एरिया आप देख रहे हो ये ISIS के कब्जे में था, और ये पिंक एरिया इजराइल के कब्जे में था। यानी आप ये कह सकते हो कि उस समय सीरिया के कई पार्ट्स हो चुके थे, जो डिफरेंट ग्रुप्स और देश के कब्जे में था। मतलब मुख्यतः इन 5 कारकों ने मिलकर के एक विनाशकारी गृहयुद्ध का निर्माण किया, जो व्यापक विनाश के तौर पर सामने आया। और यदि वहां मानव जीवन के नुकसान की बात करें तो जो डेटा हमें हाथ लगी है वो दिल दहला देने वाली है। यानी अब तक सीरिया में तकरीबन 5 लाख प्लस लोग मारे गए हैं, जिसमें से तकरीबन 25 से 30 हजार बच्चे शामिल हैं, और 55,000 से 60,000 के बीच नागरिक सरकारी जेलों में यातना के कारण मारे गए थे। इन सब के बीच कई हजार लोगों को इस युद्ध के दौरान अपहरण कर लिया गया, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। शायद वे लोग मानव तस्करी के शिकार हो गए। इन सब के अलावा 65 लाख से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ करके विस्थापित होना पड़ा। इनमें से मात्र 10 लाख ही सुरक्षित स्थान पर गए। अभी भी 55 लाख के आसपास लोग शरणार्थी के तौर पे तुर्की, लेबनान, इराक और यूरोप के विभिन्न देशों में रह रहे हैं, क्योंकि सिविल वॉर ने देश को रहने लायक नहीं छोड़ा। ओलेपो, होम्स, हामा और दमिश्क जैसे प्रमुख शहरों सहित कई नगर कस्बे युद्ध के दौरान बुरी तरीके से नष्ट हो गए। इमारतें, सड़कें, बुनियादी ढांचों को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस देश का कुछ खास इतिहास था। यानी सीरिया में कई प्राचीन धरोहर स्थलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया, जैसे पल्मायरा। यह एक प्राचीन रोमन शहर था जिसे ISIS ने अपने कब्जे के दौरान भारी नुकसान पहुंचाया और कई ऐतिहासिक स्मारकों को नष्ट कर दिया। इसके अलावा ओलेपो का पुराना शहर, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल था, वो भी युद्ध के दौरान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और वहीं करंट सिचुएशन को देखा जाए तो सीरिया में मौजूद स्थिति अभी भी बहुत जटिल बनी हुई है, जिसमें सैन्य कार्रवाई, राजनीतिक तनाव और मानवीय चुनौतियां जारी है। यानी सीरियाई गृहयुद्ध का अभी तक कोई औपचारिक अंत नहीं हुआ है। हालांकि सीरिया में कई क्षेत्र में संघर्ष विराम हुआ है और कुछ प्रमुख लड़ाइयां समाप्त हो चुकी है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में अब भी अस्थिरता, छीटपुट संघर्ष जारी है। और सीरिया में बशर अल असद की सरकार ने देश के अधिकांश हिस्सों पर फिर से नियंत्रण कर लिया है, लेकिन देश का उत्तर पश्चिमी हिस्सा जैसे कि इदलिब प्रांत अभी भी विद्रोही समूहों के नियंत्रण में है, और कुछ हिस्सों में कुर्दिश फोर्स और अन्य गुटों का प्रभाव अभी भी जारी है। इस सिविल वॉर से एक ही कहानी सीखने को मिलती है, हमें अपने नेता को चुनने में काफी सतर्कता रखनी चाहिए, सोच समझ करके वोट करना चाहिए। हम किसी सरकार में ला रहे हैं, वो हमारे देश को किस राह पे ले जाएगा, ये सब सोच कर ही वोट करना चाहिए। और खासकर सैनिक तख्तापलट से जितना हो सके उतना देश को बचाना चाहिए। हालांकि ये अपने हाथ में नहीं होती, बट फिर भी सैनिक तख्तापलट से बचना चाहिए, क्योंकि आप इस देश की हालात को देख सकते हो क्या हुआ यहाँ के लोगों के साथ। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।